हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आइए चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स जो एक पार्ट होता है इकोनॉमिक्स का, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिकली इन दोनों ब्रांचेस में डिफरेंस क्या होता है। मैक्रो वर्ड यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। ये दो डिफरेंस जो आता है वो आता है आपका मैक्रो वर्ड और माइक्रो वर्ड में। मैक्रो का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है दैट इज लार्ज। लार्ज, तो लार्ज इकोनॉमिक्स अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। जब हम इकोनॉमिक्स को एक लार्जर पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, एक लार्जर कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखते हैं जो कि हमारे नेशनल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और जब हम इंडिविजुअल और फर्म्स लेवल पे, हाउस होल्ड्स और छोटे छोटे यूनिट्स के बारे में जब हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया जो इकोनॉमी एज अ होल, दैट मीन्स द नेशनल इकोनॉमी, व्हाट वी स्टडी अबाउट our national concepts such as the income of the country, the production of the country in terms of goods and services and so on। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का होता है और हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को क्लास 12th में पढ़ेंगे और उसी के बारे में ये इंट्रोडक्शन का एक चैप्टर है हमारा। अब इसमें जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में और माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक डिफरेंस देखते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि अगर हम माइक्रो के कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी साइड हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस कॉन्सेप्ट्स में कैसे आते हैं। अब जैसे हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो सपोज हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, दैट इज डिमांड। आपने डिमांड के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें हम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के ओवरऑल डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। और वो हम लोगों ने पढ़ा था जो वो इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा होता था हमारा मार्केट डिमांड। बट क्या ये डिमांड जो है वो पूरी कंट्री का है? नहीं। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम हाउस होल्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, हम जब एक फैमिली के बारे में अगर हम देखते हैं कि एक फैमिली की एक पर्टिकुलर इनकम होती है और उसके बाद जब हम उसमें डिमांड के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उनका जो पूरा एक चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो आपका कोई बिजनेस हो, एक फैमिली इनकम आती है। अब उन्हीं फैमिली इनकम को हम डिस्पोज करते हैं डिफरेंट हमारे एक्सपेंसेस में। तो उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो इंडिविजुअल डिमांड का आता है कि आउट ऑफ द टोटल you can say the income, how much a particular family spends on different types of goods and services to consume it। तो इसको हम पढ़ते हैं तो वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड होता है। इसी तरह जब हम एक इंडिविजुअल को फैमिली को स्टडी करते हैं, ऐसे ही डिफरेंट फैमिलीज को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो वो एक पूरे मार्केट का डिमांड हो जाता है। स्टिल द इकोनॉमी इज वेरी लार्ज। बट अगर हम यही कॉन्सेप्ट को मैक्रो में पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमारा हो जाता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, इसका मतलब हुआ आउट ऑफ ऑल द थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, what goods and services are going to be produced for the consumption of different individuals living throughout the country, that will be the aggregate demand। इसी तरह जब हम इनकम के बारे में पढ़ते हैं तो इंडिविजुअल इनकम आ जाता है यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल इनकम। और यहाँ पर जब हम स्टडी करते हैं तो वही कॉन्सेप्ट जो होता है वो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में नेशनल इनकम कहा जाता है, नेशनल इनकम। तो ये बेसिक डिफरेंस है हम लोगों का। सॉरी, हम देख रहे हैं जो इसको, तो ये बेसिक डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो के कंसेप्ट्स में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे।
तो ये हमारा फर्स्ट जो ये 12th क्लास का जो चैप्टर है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब यहाँ पर देखिए हमें हमारा एक जो डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है दैट इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, जनरेशन ऑफ इनकम। यहाँ पर तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और तीसरा है डिस्पोजिशन ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है कि इसमें तीन प्रोसेसेस का यूज होता है जस्ट टू अंडरस्टैंड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहला होता है जनरेशन ऑफ इनकम, दैट मीन्स कि इनकम जो होती है वो जनरेट कहाँ होती है और किस प्रोसेस के थ्रू होती है। तो सब जानते हैं ये चीज़ कि जब भी आपका कोई इनकम जनरेट होता है तो वहाँ पर या तो कोई गुड्स प्रोड्यूस हुआ है या फिर कोई ना कोई सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है। आप इनकम दो ही फॉर्म्स में जनरेट कर सकते हैं, ईदर बाय द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और प्रोडक्शन ऑफ द सर्विसेज। तो ये पहला हमारा हो गया जनरेशन ऑफ इनकम। इन्हीं दो जो प्रोस्पेक्ट से आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बच्चों ये देखना हमेशा कि जब इनकम जो प्रोडक्शन के थ्रू हम जब इनकम को जनरेट करते हैं तो वो इनकम एक स्टैटिक पोजीशन पे नहीं रह सकती है, वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट भी होती है थ्रू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हमारा आया वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग बेसिकली तीन चार चीज़ों को देखते हैं। जैसे पहला होता है उसमें दैट इज कॉल्ड लैंड, सेकेंड इज आवर लेबर, थर्ड इज इंटरेस्ट and fourth is enterprise। ये चार जो होते हैं वो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, क्योंकि इन्हीं फैक्टर्स को यूज करके हम इनकम को जनरेट कर पाते हैं। अब जैसे सपोज आप एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आप ये कोई फैक्ट्री को स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर आपने डिसाइड किया कि आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, तो वहां पर आपको जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेगा वो क्या क्या होगा? पहला लैंड यूज होगा, आई एम सो सॉरी मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट लिख दिया है, ये एक्चुअली कैपिटल होगा। तो फर्स्ट इज लैंड। सबसे पहले आपको जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर आप कोई भी प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करते हैं, यू नीड लैंड। चाहे वो आप रेंट पे लो या फिर किसी भी फॉर्म में आप परचेज करो, आपको एक लैंड की जरूरत पड़ती है। बिकॉज आप प्रोडक्शन जब हम करेंगे तो वहां पे आपको एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। दूसरा, जब आपका ये जो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, देन इट कम्स टू लेबर। अब आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। लेबर का मतलब क्या होता है? वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी उन प्रोडक्शन प्रोसेस को रन करने के लिए। तो आपको अब हम जो फैक्ट्री में हमारे वर्कर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, डिफरेंट इंजीनियर्स होते हैं, किसी भी फॉर्म में आपको लेबर या वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड रिक्वायरमेंट जो होगा वो होगा आपका कैपिटल का। आप अगर फैक्ट्री को स्टार्ट करते हैं या कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आपका सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, जिससे कि आप डिफरेंट जो पर्पसेस होते हैं प्रोडक्शन के लिए, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो आप वहाँ उससे परचेज करते हैं और उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वो हमारा कैपिटल जो होता है वो पूरा करता है। एंड लास्ट वन इज योर एंटरप्राइज। एंटरप्राइज जो होता है दैट इज, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो एंटरप्राइज का मतलब होता है अपने आप को इन्वेस्ट करना, अपने एफर्ट्स को, अपनी मेहनत को इन्वेस्ट करना। क्योंकि जब आप बिजनेस में अपने एंटरप्राइज को इन्वेस्ट करते हैं तो इन रिटर्न यू एक्सपेक्ट समथिंग इन द फॉर्म ऑफ इनकम। जैसे कि आपको प्रॉफिट हो, आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं तो इन रिटर्न आपको उसके बदले कोई रेम्यूनरेशन मिले, तो ये एंटरप्राइज होता है हमारा। तो ये चार चीजें जो होती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो इनकम। जैसे ही इनकम जनरेट हुआ और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में वापस डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाता है हाउस होल्ड्स की तरफ। और फिर लास्ट में जब जो
डिस्पोजिशन फेज होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है वो किया जाता है हाउस होल्ड्स के साइड से। जैसे कि जो अगर मैं एक हाउस होल्ड हूँ और मैंने कहीं फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की है किसी फर्म्स को, तो इन रिटर्न मुझे एक सैलरी मिलेगी, या फिर मुझे कोई इंटरेस्ट मिल सकता है, या फिर मुझे कोई प्रॉफिट होगा, या किसी भी फॉर्म में मुझे वापस इनकम मिलेगी। अब वो इनकम जो होगा वो मेरी फैमिली का इनकम होगा, और वो मैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में स्पेंड करूंगा, तो वो फिर वापस मार्केट में चला जाता है। तो इसी के फॉर्म में हमारा जो क्या नाम है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो होता है वो रन करता रहता है थ्रू आउट द टाइम। अब जैसे यहां देखिए, हम इसमें दो सेक्टर्स की मेनली बात करते हैं। पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होता है फर्म या फर्म्स। तो हमारे ये दो सेक्टर्स हो गए, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। अब इनमें दो टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब अगर हम फर्स्ट देखें तो हाउस होल्ड्स जो होते हैं वो फर्म्स को अपने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर सर्विसेज। अब ये फैक्टर सर्विसेज क्या है, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। फैक्टर सर्विसेज होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ठीक है, ये चार चीजों को हाउस होल्ड्स होते हैं वो फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ इनकम बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके रिटर्न में फर्म्स जो होते हैं वो क्या देते हैं हाउस होल्ड्स को? फर्म्स जो होंगे वो इनको रिटर्न में फैक्टर इनकम देते हैं, फैक्टर इनकम। अब ये किस फॉर्म में हो सकता है? अब सपोज फैक्टर सर्विसेज में जो हाउस होल्ड्स हैं उन्होंने उनको लैंड दिया, तो लैंड के बदले उनको क्या मिलेगा? रेंट। लेबर के बदले में उनको क्या मिलेगा? वेजेस या फिर सैलरीज मिलेंगी। कैपिटल अगर उन्होंने उनमें इन्वेस्ट किया, लाइक आपने किसी फर्म को पैसे दिए हैं कोई भी फर्म के बिजनेस को चलाने के लिए, या फिर आपने उसमें किसी भी फॉर्म में इन्वेस्ट किया है, चाहे वो पार्टनरशिप में हो या फिर किसी भी फॉर्म में आपने उसके शेयर परचेज किए हो, तो इन रिटर्न आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्राइज जो होता है, एंटरप्राइज में इसका जो रिटर्न होता है वो उसको हम लोग नॉर्मली प्रॉफिट कहते हैं। जैसे कि कोई भी बिजनेसमैन अपने आप को जो इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट इन द सेंस वो जो मेहनत करता है अपने बिजनेस को सेटअप करने में, खड़ा करने में, तो उसके बदले वो क्या एक्सपेक्ट करता है? प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। तो ये एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट जो होता है, और हाँ, इस पार्ट को अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये आप देखिए फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर इनकम, ये दो एक साइड हो गए। अब दूसरा जो पार्ट होता है, एक और ट्रांजैक्शन होता है इन दोनों के बीच में, फर्म्स और हाउस होल्ड्स में। अब जैसे फर्म्स को हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज हुआ, उसके बदले इनको फैक्टर इनकम प्रोवाइड कर दिया। अब दूसरे फॉर्म्स में फर्म्स को हाउस होल्ड से क्या मिलता है? तो फर्म्स जो होते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके देते हैं हाउस होल्ड्स को, क्योंकि जो हाउस होल्ड्स होंगे वो भी मार्केट से ही गुड्स परचेज करेंगे। इनको जो सैलरी मिली, फैक्टर इनकम जो इनको रिसीव हुआ, वो स्पेंड कहाँ करेंगे? वो उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने में स्पेंड करेंगे। और ये हम यहाँ लिख लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और इन रिटर्न फर्म्स को वो क्या देंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये आपने देखा दो फॉर्म्स में ये ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये दोनों सेक्टर्स के बीच में। अब हम इसको अलग मार्क कर लेते हैं क्योंकि यहीं पर हमारा एक और कॉन्सेप्ट है। अब आप ये देखिए, यहाँ दो टाइप के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं।
ये फर्स्ट वाला जो ट्रांजैक्शन है, इसमें किस टाइप का ट्रांजैक्शन हो रहा है? ये ट्रांजैक्शन हो रहा है मनी रिलेटेड। तो इसमें इस सर्कुलर फ्लो को हम बोलते हैं मनी फ्लो, और दूसरे वाले में गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसके बदले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्म्स के पास जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। ठीक है, तो ये दो टाइप के फ्लोज जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं हम लोगों को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। इसी वजह से देखिए, अगर हम इसके लाइक फिगर को देखें तो ये एक सर्कल टाइप का आप देख रहे होंगे कि लाइक होता है ना कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। तो अगर हम इनकम को देखते हैं तो एक किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो इनकम होता है वो दूसरे का एक्सपेंडिचर होता है, उसी तरह जो एक का एक्सपेंडिचर होता है वो दूसरे किसी का इनकम होता है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो इनकम होता है वो एक हाथ से फ्लो होके दूसरे हाथ पे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और फिर वो वापस घूम के एक पर्सन के पास आ जाता है। ये कंटिन्यूअस बेसिस पे थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फ्लो ऑफ इनकम मतलब होता है कि इनकम कभी भी रुकता नहीं है, वो एक हाथ से दूसरे हाथ में फ्लो होता रहता है, इसलिए इसको हम एक फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरे, जैसे अभी हमने बोला कि फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो ये हमने देख लिया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब यहीं से हमारा एक दूसरा क्वेश्चन रेज होता है कि फ्लो क्या होता है। तो फ्लो का सिंपल अगर हम मीनिंग देखते हैं, दैट इज रनिंग, एनीथिंग रनिंग विल बी अ फ्लो। फ्लो जो होता है वो एक रनिंग कोई भी कॉन्सेप्ट जो रनिंग कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हम फ्लो बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रिवर में वाटर फ्लो होता है, तो इट कीप्स ऑन रनिंग, चलती रहती है, चलती रहती है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब स्टॉक का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लाइक एक लाइक अगर हम एक फर्म के बारे में देखें तो फर्म में दो टाइप के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहला तो स्टैटिक, जैसे कि हम लोग जो स्टॉक के बारे में बात करते हैं, अगर आप लाइक एक क्वेश्चन पूछेंगे किसी फर्म्स के, लाइक कोई मैनेजर हो, स्टोर मैनेजर हो या कुछ हो, कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम जाके पूछते हैं कि उससे कि कितना कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम में अपना कैलकुलेशन करेगा, सारे गुड्स और सर्विसेज जो भी उसके पास अवेलेबल होंगे रेडी फॉर द मूवमेंट और लाइक सेंडिंग इट टू द मार्केट, वो एक आपको फिगर दे देगा जिसको हम बोलेंगे स्टॉक, कि अभी हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ। आपने आप में से बहुत लोग जो होंगे वो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, तो उनको ऑलरेडी पता होगा कि जब वो अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो उसमें स्टॉक का बार बार यूज होता है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक हो, ओपनिंग स्टॉक हो, इन्वेंट्रीज होती हैं, तो इनमें हम स्टॉक का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो स्टॉक और फ्लो में अगर हम बेसिकली देखें तो एक डिफरेंस होता है। स्टॉक जो होता है वो जब भी मेजर किया जाता है या एस्टिमेट निकाला जाता है उसका, तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम देखते हैं किसी भी चीज़ के, लाइक हमारे पास अगर शॉप में हमारे गोडाउन में कितना गुड्स पड़ा हुआ है, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो हम एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करेंगे, इसलिए इसको हम स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि एक स्टैटिक है। और फ्लो जब हम करते हैं तो हम फ्लो कॉन्सेप्ट को हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम में स्टडी करते हैं या एस्टिमेट करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स अगर हम इसको देखें तो अब सपोज हम अगर आज का डेट लेते हैं, तो आज है मान लो आप कि 2 अगस्त 2021। अगर मैं पूछता हूँ कि 2 अगस्त 2021 में हमारे कंपनी के पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो मेरा जो स्टोर मैनेजर होगा वो जाएगा, काउंट करेगा, एस्टिमेट लगाएगा और बोलेगा कि हाँ भाई इतना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये एक मैंने एक दिन का स्टॉक क्या देखा और उसी समय का फिगर जो होता है वो हमने रिपोर्ट कर दिया। अब दूसरा देखते हैं पीरियड ऑफ टाइम में। पीरियड ऑफ टाइम में अगर हम बोलते हैं कि जनवरी से इसी ईयर में जनवरी से लेके मार्च के बीच में हमारे पास कितना फ्लो है, फ्लो इन द सेंस कितने गुड्स हमने प्रोड्यूस किया और कितना हमने
मार्केट में सेल किया। तो ये पूरा जो होता है वो एक पीरियड ऑफ टाइम में होता है। इसलिए इसमें फ्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है और एक रनिंग कॉन्सेप्ट होता है। तो ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और ये अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको स्टॉक और फ्लो की तरह। हाँ तो बच्चों, इसमें हमारे पास एक और सेट ऑफ कॉन्सेप्ट यूज होता है इस चैप्टर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं माना जाएगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों को आगे पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, अब ये क्या होता है लीकेजेस और इंजेक्शंस? अब अगर हम इसके डिक्शनरी मीनिंग पे जाएं तो आप क्लियर गेस कर सकते हैं इससे कि बेसिकली लीकेज का मतलब क्या होता है कि कहीं से कोई चीज़ लीक हो रहा है। दैट मीन्स कि जो ऑलरेडी उसका जो अमाउंट होता है वो धीरे धीरे लीक होके कम हो रहा होता है। जैसे लाइक आपने पानी डाला और अगर उसमें छोटा सा भी होल होगा तो वो पानी को जो होगा वो ड्रॉप्स में गिर गिर के वो अमाउंट जो होगा पानी का वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको इकोनॉमी के हिसाब में से अगर देखते हैं तो इकोनॉमी, अब जैसे लाइक एक इकोनॉमी, अगर हम पूरे लाइक इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी, तो लीकेजेस का मतलब ये होता है कि जैसे हम सर्कुलर फ्लो में बोलते हैं कि मनी जो होता है वो एक हैंड से दूसरे हैंड में, दूसरे हैंड से तीसरे हैंड में फ्लो होता रहता है, और उसके थ्रू लाइक हम लोग जब इनकम जनरेट करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, इनकम हमारी डे टू डे इनकम बढ़ती जाती है, फिर हम ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, फिर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उन चीज़ों की, फिर वो जो दूसरे फर्म्स होते हैं फिर वो देखते हैं कि डिमांड बढ़ रहा है तो वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि उनको भी प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसे करके क्या होता है, इनकम जो होता है वो मल्टीप्लाई होता जाता है। बट इसका दूसरा साइड ऑफ द कॉइन ये है कि अगर आपकी इनकम है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपकी फैमिली इनकम 30,000 रुपीज़ है, तो अगर हम 30,000 में से एक मेजर पार्ट निकाल के सेव कर दें, इसको सेविंग इन द सेंस आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करके रख दिया, आपने गोल्ड खरीद के रख लिया कि हाँ भाई जितना भी 30,000 इनकम होता है आपने साल भर पैसे बचाए और आपने उसमें से 1 या 2 लाख रुपए अपने निकाल के अपने खर्चे कम करके और आपने गोल्ड खरीद के रख लिया। अब वो गोल्ड आपने लेके घर में स्टोर कर दिया, तो इतना जो पैसा है, जैसे कि आपने जो 1 लाख रुपए, इसमें अगर हम इसमें देखें 1 लाख रुपीज आपने सेव कर लिया, तो ये क्या होगा, सेव करने की वजह से आपका जो ये 1 लाख है वो इकोनॉमी से बाहर चला जाता है, आउट। दैट मीन्स ये सेव होके बाहर चला गया। अब आपके पास जो भी अमाउंट था 30,000 के हिसाब से अगर हम देखें तो 3,60,000 रुपीज जो थे वो मार्केट में रन करना चाहिए था, उनमें से आपने 1 लाख जो था मार्केट से, इकोनॉमी से बाहर निकाल के आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया या कहीं और रख दिया आपने किसी भी फॉर्म में, जो इसका कोई यूज नहीं है। आपने मे बी लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हो, लेकिन वो एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वो इकोनॉमी से बाहर चला गया। तो अब वो मल्टीप्लाई होने के लिए जो पहले हमारे पास अवेलेबल था 3,60,000 रुपीज, अब आपके पास 1 लाख माइनस होने की वजह से सिर्फ 2.6 लाख ये अवेलेबल रहा। इसका मतलब ये कि अब यही मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो ऐसे जब हर कोई सेविंग्स के फॉर्म में या किसी भी अलग फॉर्म्स में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, या हम फ्यूचर प्लान करने के लिए, या किसी भी फॉर्म में इकोनॉमी से पैसा बाहर निकालते जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं लीकेजेस। और बहुत ज़्यादा लीकेजेस जो होते हैं वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज की इकोनॉमी मल्टीप्लाई ही तब होगी जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपका मनी जो होता है वो एक हैंड से दूसरे हैंड में फ्लो करेगा, तभी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब इसी का ऑपोजिट इंजेक्शन जो होता है वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इंजेक्शन जो होता है वो इकोनॉमी में पैसा बाहर से, जब इकोनॉमी के अंदर में पैसा बाहर से डाला जाता है उसको हम बोलते हैं इंजेक्शंस। अब ये किस फॉर्म्स में होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में। इन्वेस्टमेंट्स, अब इन्वेस्टमेंट्स कैसे होते हैं, आपने जैसे कि यहाँ पर गोल्ड लिया या फिर किसी भी फॉर्म में आपने शेयर परचेज कर लिया था, या आपने किसी भी तरीके से आपने
इकोनॉमी से बाहर ले जाके मार्केट से बाहर ले जाके पैसा रख दिया, बट जब वो एक बड़ा अमाउंट हो गया, आपको उसके ऊपर में इंटरेस्ट मिला होगा या कुछ भी फॉर्म में वो मल्टीप्लाई हुआ होगा दूसरे दूसरे तरीकों से, और वो आपने एक बड़ा लाइक अमाउंट जो होता है वापस इकोनॉमी में लाके इन्वेस्ट कर दिया। आपने कोई शॉप खोल ली, आपने कोई प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट कर लिया, या किसी भी फॉर्म में आपने उसमें बिजनेस कोई नया बिजनेस शुरू कर लिया, या एग्जिस्टिंग बिजनेस था उसमें इन्वेस्टमेंट डाल के आपने लाइक उसको बड़ा करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो इंजेक्शन क्या है, उसी चीज को हम इंजेक्शन बोलते हैं। अब ये इंजेक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं, चाहे वो इंटरनली हम इन्वेस्ट करते हैं, जो डोमेस्टिक जो पॉपुलेशन होता है वो इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर हम जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जब हम बाहर विदेशों से पैसा लेके आते हैं, वो लोग आके इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बढ़ा देता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो साइड बाय साइड चलते रहते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा कि वो कोई भी पैसा सेव ना करे, या लाइक हमेशा सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही आता रहे इकोनॉमी में, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमारी भी डिफरेंट नीड्स होती हैं जिसको हमें पूरा करने के लिए कई बार सेव करना पड़ता है। तो लीकेजेस और इंजेक्शन जो होते हैं वो साइड बाय साइड इकोनॉमी में चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये भी है कि बहुत ज़्यादा लीकेजेस जो होते हैं दैट वुड लीड टू अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, क्योंकि जस्ट लाइक बोलते हैं ना कि इकोनॉमी में से आप जितना पैसा बाहर निकालते जाएंगे, एक नई पैरेलल इकोनॉमी, हिडन इकोनॉमी खड़ी हो जाती है, और फिर इस टाइप के आपको गवर्नमेंट को डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ था, तो लोगों के पास काफ़ी पैसा पड़ा हुआ था, वो पैसा गवर्नमेंट ने रिकवर करने की कोशिश की। अब उसके इम्पैक्ट्स जो भी हुए हों उनके ऊपर बात करने के कोई एक पर्पस नहीं है, बट ओवरऑल ये लीकेजेस और इंजेक्शन जो होते हैं वो दोनों साइड बाय साइड इकोनॉमी में चलते रहते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक था बच्चों। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, पसंद आया, आपके जो डाउट्स हैं या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इंडिविजुअली भी जितना पॉसिबल होगा मैं उनके जवाब दे सकूंगा, आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूंगा। बट मोस्टली मैं वीडियोस ऐसे ही बनाता हूँ ताकि जो भी कॉन्सेप्ट्स हों वो मैं कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, एग्जाम्पल्स दे के एक्सप्लेन कर पाऊँ, रियल लाइफ इकोनॉमी के सिचुएशंस को इंक्लूड कर पाऊँ। तो मेरा यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जैसे भी पढ़ाई करते हो, आप ये ऐसे छोटे छोटे जो मैं चीज़ों को बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करो, अपने उसमें नोट्स में इंक्लूड करो, और ट्राई करो कि जब भी आप आंसर्स लिखो, और उन आंसर्स को इन रेफरेंसेस के थ्रू और जो एग्जांपल्स मैं देता हूँ उसके साथ इंक्लूड करके अपने आंसर्स को लिखो, तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और मैं बाकी के लिए बैठा ही हूँ, आपको जो भी डाउट्स होते हैं या कुछ होते हैं वो आप अपने नोट करके रखना, और आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको जहाँ तक हो सके मैं क्लियर कर पाऊँ, या फिर मैं अगर बहुत सारे डाउट्स होंगे तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि उन डाउट्स को लेके मैं एक नया वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँ, और आपके वो प्रॉब्लम्स जो होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। तो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हमारा प्रेजेंटेशन, या आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आया, तो आप वीडियोस को, जो भी हमारे वीडियोस होते हैं वो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ताकि उनको जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट ट्यूशन्स, या लाइक स्पेंड नहीं कर सकते हैं बहुत अच्छी हेल्प लेने के लिए, या जिनको एक्सेस नहीं है, वो ऐसे वीडियोस देख के भी अच्छे से अच्छे मार्क्स जो होता है वो स्कोर कर पाएँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सभी को जितने भी डाउट्स हैं वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।